हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि बाटर सिस्टम क्या होता है और इसकी खामियां क्या थी। ठीक है। देयर वॉज नो प्लेस फॉर मनी इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर मैन वॉज सेल्फ सफिशिएंट। पुराने जमाने की बात चल रही है जब मतलब काफी तारीख मतलब काफी हिस्ट्री में देखा जाए कि जब भी मैन सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ सफिशिएंट मतलब सारे काम खुद ही कर लेता था और दूसरों पे डिपेंडेंस कम थी, तब उस टाइम पे पैसे की कोई जगह ही नहीं थी। ठीक है। ये तो पैसा बाद में आया है जब डिवीजन ऑफ लेबर आ गई है। कैसे कैसे आया है वो बताऊंगा आपको। ड्यूरिंग द प्रिमिटिव phase of human civilization, needs of man were few and simple, and therefore every man was self-sufficient. अगर पुराने ज़माने की बात करें, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तब जो इंसान की जो ज़रूरतें होती थी काफ़ी सिंपल होती थी और काफ़ी कम होती थी। इसी वजह से मैन सेल्फ सफिशिएंट था। जो भी उसको थोड़ी बहुत नीड्स अराइज होती थी, वो खुद ही काम करके सेटिस्फाई कर लेता था अपने आप को। किसी और पे उसकी डिपेंडेंस कम कम से कम थी। ठीक है। ही प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग ही वांटेड फॉर हिज सस्टेनेंस। जो भी उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो काम खुद ही कर लेता था और दूसरों पे डिपेंडेंस उसकी कम थी। ही हंटेड एनिमल्स एंड लुक्ड फॉर फ्रूट्स फॉर हिज फूड। ही प्रिपेयर्ड हिज ओन क्लोथिंग एंड मेड हिज ओन डिवेलिंग्स फॉर हिज लिविंग। वो अपने सारे काम, जैसा कि मैंने पहले बताया, खुद कर लेता था। अगर उसे भूख लगी है तो वो फ्रूट्स खा लेता था या फिर हंटिंग कर लेता था। अगर उसे अपने शरीर को ढकना है, सर्दी लग रही है, तो वो अपना क्लोथिंग का जो है पत्ते पुत्ते या फिर कुछ ऐसा जो है जुगाड़ वो खुद ही कर लेता था। ठीक है। और अपना घर जो है झोपड़ी वगैरह खुद ही बना लेता था और दूसरों पे डिपेंडेंस काफी कम थी। बट with the progress of civilization, wants of man increased, and it was neither feasible nor desirable for him to produce everything he wanted. but जैसे जैसे इंसान की जो सिविलाइजेशन है, इंसानियत जो है, और जो सिविलाइजेशन है, इंसान का रहने रहने का तरीका, वो जैसे जैसे बढ़ता गया, इंसान की जो नीड्स और वांट्स हैं वो लगातार बढ़ती गई और ये फिजिबल नहीं रहा, ये पॉसिबल नहीं रहा और डिजायरेबल भी नहीं रहा कि वो सारे के सारे काम अपने खुद कर सके। ठीक है। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, गुड्स हैड टू बी एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो जब पैसा इन्वेंट हुआ उससे पहले की बात बता रही कि गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं दर्जी हूँ और कोई और जो है वो मोची है जो जूते बना रहा है, तो मुझे जूते चाहिए, मैं उससे जूते ले लेता था, और मैं कपड़े बना रहा हूँ एक्सेस में, उसे मैं कपड़े दे देता था। समझ की बात। तो बाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसको सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है। बाटर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने बताया कि बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम था जहां गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज से ही एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आए, मैंने उनको पढ़ा दिया और उनके पेरेंट्स से अनाज ले लिया या चावल ले लिए या दालें ले ली कुछ खाने पीने की। समझ की बात। For example, if a farmer produces wheat in excess of his own requirements, he may exchange it for some other good, say cloth, which he requires but do not produce it himself. तो एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो फार्मर वीट उगाता है, जितनी उसकी खुद की रिक्वायरमेंट है उससे फालतू उगाता है। तो जो फालतू की जो वीट उसने उगाई है, उसने जो प्रोड्यूस की है, वो क्या करेगा, वो किसी और प्रोड्यूसर से एक्सचेंज कर लेगा। से कोई क्लॉथ बनाने वाला दर्जी है, वो अपने जो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा क्लॉथ बना रहा है, तो उसको थोड़ा सा वीट देके उससे क्लॉथ ले लेगा। समझ की बात। दस द फार्मर एक्सचेंजेस द वीट विद क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर। तो जो भी वीवर है उससे जो उसने जो फालतू का क्लॉथ बनाया उससे क्लॉथ ले लेगा, अपने जो है वीट उसे दे देगा। Primitive exchange was carried on with the help of barter system, and bartering is not unknown even today in some of the traditional and tribal communities. तो पुराने जमाने में देखा जाए तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होते थे। तो ये प्रिमिटिव जो है ये तरीका जो है वो चलता आ रहा है। मगर आज के ज़माने में अगर देखें ज़्यादातर ये पाया नहीं जाता, मगर अभी भी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, जो काफ़ी जंगली कबीले वगैरह हैं, जो मतलब काफ़ी पिछड़े हुए जो इलाके हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो अभी भी ऐसा देखा गया है कि बार्टर सिस्टम वहाँ स्टिल एग्जिस्ट करता है। द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द बार्टर एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर इकोनॉमी।
तो कोई भी ऐसी इकोनॉमी जो बार्टर एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करती है उसे बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है। हाउएवर द बार्टर सिस्टम सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम आया तो उसके फायदे ही फायदे थे, बार्टर सिस्टम की कुछ खामियां भी थी। क्या खामियां थी? द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, lack of double coincidence of wants when two persons may not desire to purchase each other's goods। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ और दूसरी तरफ आप जो है, आपके जो फादर हैं वो वीट बनाते हैं, ठीक है, वीट उगाते हैं, कल्टीवेटर हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए वीट, मगर आपको पढ़ना नहीं है। तो जब दोनों की वांट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, आपको पढ़ना भी है और मुझे खाना भी है, खाना तो मैं आपसे वीट ले लूंगा या जो भी आप उगाते हैं वो ले लूंगा और आपको टीच भी कर दूंगा। साइमल्टेनियस जो जरूरत होगी तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। मेरे को खाना चाहिए, आप कह रहे हो कि मैंने तो पढ़ना ही नहीं, तो फिर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं ना करी हमारी वांट। तो जब हमारी वांट्स जो है डबल कोइंसिडेंस होगी, मतलब आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। आपने कह दिया भाई मुझे तो पढ़ाई करनी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। समझ गई बात? तो कहने की बात यह है कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जहां नहीं होती थी वहां एक्सचेंज नहीं हो पाता था। समझ गई बात? तो नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एनी कॉमन यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड। तो बार्टर सिस्टम में कोई भी एक ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं थी जिससे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को निकाला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे जो ट्रेड हो रहा है वो बकरों में हो रहा है, कहीं पे ट्रेड जो हो रहा है वो चावल के कितने जो मन या किलो हैं उनमें हो रहा है, किसी में जो ट्रेड हो रहा है वो मिट्टी के बर्तन के लिए हो रहा है, किसी में ट्रेड हो रहा है जो कपड़ों में हो रहा है, किसी में जूतों में ट्रेड हो रहा है, किसी में तरबूज में हो रहा है, किसी में सेब में हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स थे। जैसे आजकल के ज़माने में आपके घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उनमें में से अगर कॉमन कोई चीज़ निकालें तो वो पैसा आ जाता है कि ये फलां चीज़ इतने की, फ्रिज इतने का, टीवी इतने का, ये इतने का, वो उतने का, तो मनी कॉमन आ गया ना। मगर पुराने ज़माने में मनी नहीं होने की वजह से कोई भी एक ऐसी कॉमन यूनिट नहीं निकल पाती थी जिससे हर एक चीज़ की वैल्यू को मेजर किया जा सके। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज व्हेन अ पर्सन हैज़ a large and indivisible commodity which he wants to exchange for a small quantity of some other commodities। तो प्रॉब्लम ये भी आ जाती थी कि जब किसी एक इंसान के पास काफी बड़ी क्वांटिटी है और वो उस बड़ी क्वांटिटी को किसी छोटी क्वांटिटी से एक्सचेंज करना चाहता है तो कैसे तोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाय पालता हूँ, अब मुझे गाय मेरे पास बहुत सारी हो गई है, मुझे गाय को एक्सचेंज करना है 10 किलो चावल से, मगर गाय को कितना जो है वो पोर्शन 10 किलो चावल के बराबर होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ये चीज देखनी। ठीक है। या फिर अगर आप कहो कि भाई मैं तरबूज जो है वो प्रोड्यूस करता हूँ और एक बंदा सेब या केला प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाना प्रोड्यूस करता है, तो फिर अब ध्यान से सोचो, मैंने एक तरबूज के बदले एक बनाना लेना है तो मुझे कितना तरबूज काट के देना पड़ेगा, वो तो इंडिविजिबल टाइप सी चीज है। तो ऐसी चीजों में एक्सचेंज काफी मुश्किल हो जाता था बार्टर सिस्टम में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ अ रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। मान लो आपने एक्सचेंज कर भी लिया तो आपके पास वेल्थ क्या है? बार्टर सिस्टम में वेल्थ को फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सचेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ वीट, आपने वीट रख ली, मेरे पास वीट है, अब मैं वीट को कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकता हूँ? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। या फिर मेरे पास मटकी है, मैंने एक्सचेंज करके मटकी ले ली या जूते ले लिए या कोई चीज एक्सचेंज में ले ली, मान लो घोड़ा एक्सचेंज में ले लिया, तो मैं उस घोड़े को कितने टाइम तक रख सकता हूँ? तो वेल्थ तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मान लो आपने पैसा है, आपने पैसा रख लिया और वो पैसा उतने का उतना ही रहेगा, बल्कि इन्फ्लेशन रेट में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है वेल्थ की। बट पैसा मान लो आपने 1000 रखा है तो 1000 का 1000 ही रहेगा ना। अभी हम इन्फ्लेशन रेट डिस्कस नहीं कर रहे। तो बट अगर मैं मान लो घोड़े रख लूं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो वो तो उनकी एक उम्र है, उसके बाद वो मर जाएंगे, तो मेरी वेल्थ तो खत्म होगी ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट फ्यूचर पेमेंट्स। इसको डेफर्ड पेमेंट्स भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से डेफर्ड पेमेंट, मान लो कर्जा ले लिया जो कि मुझे फ्यूचर में वापस करना है। मान लो मैंने उससे किसी प्रोड्यूसर से 1 किलो सेब ले लिए जो मुझे फ्यूचर में वापस करने। जब मैं उसे 1 किलो सेब वापस करने जाऊंगा तो क्वालिटेटिव पंगे पड़ जाएंगे, क्वालिटेटिव डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। कैसे? मैं उसे 1 किलो सेब वापस करूंगा, वो कहेगा मेरे सेब तो मीठे थे। मैं और मीठे दूंगा, वो कहेगा मेरे तो इससे भी मीठे थे। तो क्वालिटी को तो मेजर नहीं ना कर सकते। मैं उससे भी मीठे देने की कोशिश करूंगा, वो कहेगा मेरे तो लाल थे। अगर मैं लाल दूंगा, वो कहेगा मेरे तो इससे भी लाल थे। तो कहने की बात यह है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्यूचर पेमेंट्स देनी होती हैं उसमें बार्टर सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती थी।
समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि इंसान सारे काम या तकरीबन मैक्सिमम काम खुद ही कर लेता था, तो इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होती थी और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती थी। जैसे आजकल आप एक पर्टिकुलर काम करते हो, उसमें स्पेशलाइज हो, आपको पैसा मिल जाता है, उस पैसे से आप क्या कहते हैं जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहो खरीद सकते हो। तो मगर पुराने ज़माने में जो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन थी वो काफ़ी लिमिटेड हो गई थी बार्टर सिस्टम की वजह से, और डिवीजन ऑफ लेबर इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी, जिससे कि एफिशिएंसी सफ़र करती थी। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं हम। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज देयरफॉर वाज अ हाईली इनएफिशिएंट एंड क्लमसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम था, और क्लमसी का मतलब कि अनसर्टेन टाइप, किसको कौन एक्सचेंज कर रहा है, मान लो कोई मेरे से एक्सचेंज करना चाहता है मगर मैं रिफ्यूज कर दूं, अनसर्टेन टाइप सिस्टम। ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्ड अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। इसमें मतलब ह्यूमन एफर्ट्स की वेस्टेज काफी ज्यादा हो जाती थी। इट रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस सिस्टम की वजह से जो स्पेशलाइजेशन का स्कोप है या डिवीजन ऑफ लेबर का स्कोप है वो काफी कम हो जाता था। ठीक है। इट वॉज एन ऑब्स्टेकल टू द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। ये भी माना जाता है कि ये जो बार्टर सिस्टम है ये इकोनॉमी को एक्सपैंड नहीं होने देता था और इकोनॉमी की एक्सपेंशन में एक रुकावट था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज could function effectively in a primitive economy only। सिर्फ पुराने जमाने में ही चल सकता है ये सिस्टम, आज के जमाने में काम नहीं करेगा। बट as the economy expanded, difficulties of barter system became obvious and pronounced। तो जैसे जैसे इकोनॉमी फैली, बार्टर सिस्टम की जो खामी है वो सामने आ गई, और फिर ऐसा सिस्टम लाना पड़ा कि बार्टर सिस्टम खत्म ही हो जाए, जिसमें कि मनी की इन्वेंशंस आ जाती हैं। It was to overcome these difficulties of barter system that every society invented some kind of money। तो बार्टर सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए ही हर एक सोसाइटी ने जो मनी है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है, उनको इन्वेंट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर जो है वो है मनी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मनी क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो इसको देखने के लिए भी उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।